Hello and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to study प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। आज हम लोग इस वीडियो में नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से वो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग बना, या फिर 5 ईयर प्लान जो भी लागू हुआ था प्लानिंग कमीशन के दौरान वो कैसे कैसे हुआ था, और फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या 5 ईयर प्लान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लानिंग कमीशन, ये हमारा वेबसाइट है skynomicsacademy.com और ये हमारा व्हाट्सएप फ़ोन नंबर है। जिन किन्हीं को भी अगर पीडीएफ चाहिए वो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है? तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है, अगर सिंपल सी बात की जाए तो ये इसका प्लानिंग कमीशन मतलब प्लान, जो प्लान तैयार करता हो। किस चीज़ का प्लान? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लान। तो कंट्री का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से प्लानिंग कमीशन ने कंट्री का नींव रखा था डेवलपमेंट का, वो हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। द प्लानिंग कमीशन वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है और फॉर्मुलेटेड इन इंडियाज 5 ईयर प्लान अमंग द अदर फंक्शन। ये क्या करता था? 5 ईयर प्लान को बनाता था। 5 ईयर प्लान हमारे इंडिया में जो भी बनाया गया है वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही बनाया गया है। इट वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1938। इंडिया में कौन से ईयर में? 1938 में स्टार्ट हुआ था बाय द कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस वक्त का जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने स्टार्ट करा था, अतुल तिवारी जी ने। एंड द इंडियन नेशनल आर्मी सुप्रीम लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उसके साथ ही साथ इसको आगे कौन ले गया था? आगे मेघनाथ साहा, जो कि इन्होंने सेटअप करा था क्या? नेशनल प्लानिंग कमेटी के थ्रू कहीं ना कहीं क्या हमारे देश में ब्रिटिशर्स लोग छोड़कर गए थे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को प्लान की ज़रूरत थी ताकि हमारे जो देश के लोगों को एक सही रास्ता मिल सके, एक रोड मैप तैयार किया जा सके, तो उस पर ज़्यादा फोकस था। इसीलिए कहीं ना कहीं एक बात की जाए कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू या अतुल तिवारी या इंडियन नेशनल आर्मी के जो सुप्रीम लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने ये पूरा काम करा है। तो कहीं ना कहीं जो एक नींव रखा गया हमारे भारत में वो 1938 में प्लानिंग कमीशन की नींव रखी गई। ठीक है। एम विश्वेश्वरैया क्या इलेक्टेड एज अ हेड ऑफ प्लानिंग कमेटी। प्लानिंग कमेटी जो मेघनाथ साहा जी ने सेटअप करी थी उसका जो हेड बनाया गया वो एम विश्वेश्वरैया जी को बनाया गया था। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक सो कि प्लानिंग कमीशन हमारे इंडिया में कैसे आया और किन किन लोगों ने मदद करी प्लानिंग कमीशन को फॉर्मुलेशन करने में। तो यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद आफ्टर इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ने अचीव करा इंडिपेंडेंस, अ फॉर्मल मॉडल ऑफ प्लानिंग वाज अडॉप्टेड। क्या कि हमारे देश, मैंने बताया कि जब ब्रिटिशर्स लोग छोड़कर गए थे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक प्लान की ज़रूरत थी, और उस प्लानिंग को कैसे क्या करेगा उसके लिए कहीं ना कहीं एक मॉडल तैयार किया गया, और वो प्लानिंग का एक मॉडल अडॉप्ट किया गया हमारे कंट्री में। रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर वॉज इस्टेब्लिश ऑन 15 मार्च 1950। और इसी तरीके से जो इसका सेटअप किया गया नींव रखने के बाद, वो प्लानिंग कमीशन की सेटअप 15 मार्च 1950 को कर दी गई हमारे आज़ादी के 3 साल के बाद। एंड द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज अ चेयरमैन। और ये नीति आयोग ऐसा एक बॉडी था जो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्टिंग देता था। मतलब कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी प्लान तैयार किया गया वो डायरेक्टली, जो भी इसमें इनिशिएटिव लिया गया है या जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करता था सारे लोग। तो कहीं ना कहीं इनका एक, कहीं ना कहीं बोला जाए तो पूरा जो एक रिपोर्टिंग मैटर था वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके हाथों में था। अथॉरिटी फॉर क्रिएशन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये प्लानिंग कमीशन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नहीं लिया गया, और स्टैट्यू कहीं ना कहीं। एंड इट आर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमीशन किया था ताकि ये जो पूरा कहीं ना कहीं एक रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करके हमारे देश के डेवलपमेंट में साथ दिया जाए। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च इन 1951। तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और 1951 में कहीं ना कहीं क्या हो गया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को अनाउंस कर दिया गया, जिसमें फोकस किया गया था डेवलपमेंट ऑन
एग्रीकल्चर सेक्टर, खास करके जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे हो, क्योंकि हमारे देश का कहीं ना कहीं हम लोग गरीबी से बहुत, पॉवर्टी से हम लोग बहुत लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं भूखमरी से बहुत लोग मर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना था। वो क्यों? क्योंकि हम लोग 85% जो भी एम्प्लॉयमेंट होता था या जो भी एक सेक्टर यही था जो सेक्टर आज़ादी के वक्त ये पूरे कहीं ना कहीं होशो हवास में था, है ना, जो पूरा एक्टिवली काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करने की बात की गई 1951 जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। और ये कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन, वो जनरली 2 चीज़ों पर फोकस करता था कहीं ना कहीं। पहला क्या? जनरल प्लानिंग डिवीजन और प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। अब इसका मतलब क्या है एक बारी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या जनरल प्लानिंग मतलब क्या, कि पहले प्लान तैयार करेगा, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, जैसे प्लानिंग कमीशन में पीसी के बहुत सारे मेंबर्स होंगे। अब जो ये मेंबर्स लोग रहते थे वो क्या करते थे, प्लान तैयार करते थे कि किस तरीके से क्या डेवलपमेंट होना है, और फिर ये प्लान हर स्टेट्स को दिया जाता था, अलग अलग स्टेट्स, स्टेट 1, स्टेट 2, जो भी स्टेट 3 को, सभी लोगों को दिया जाता था। और फिर ये स्टेट इम्प्लीमेंट करते थे, और ये जो भी फंडिंग प्रोवाइड होता था वो डायरेक्टली प्लानिंग कमीशन के थ्रू होता था। तो कहीं ना कहीं क्या, वो लोग प्लान तैयार करते थे, ऊपर वाला बॉडी है वो प्लान तैयार करेगा और नीचे वाले बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मैं समझाऊंगा कि नीति आयोग में क्या क्या बदलाव हुआ है और ये क्यों चेंज किया गया प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग में, इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। एक बार हम लोग फटाफट ये जान लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या था उस वक्त, क्योंकि हम लोगों को हिस्टोरिकली पता होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन आखिर कहाँ से स्टार्ट हुआ, नीति आयोग कैसे फिर ट्रांसफॉर्म हो गया, या 5 ईयर प्लान कौन रेगुलेट करता था। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनडीए हो, एफकैट हो या बैंकिंग हो, सारे में ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए फंक्शन को जान लेते हैं एक बारी। फंक्शन क्या था? पहला फंक्शन जो डिसाइड किया गया, टू मेक असेसमेंट ऑफ मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया। पहला क्या था कि कितना मटेरियल लगेगा, क्या क्या इसमें ज़रूरत है, या कितना कैपिटल लगेगा, पैसा कितना लगेगा, ताकि हम इस डेवलपमेंट को पूरा कर सकें। तो असेसमेंट पूरे तरीके से होता था कि इसके कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होगी, क्या क्या कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि एज ए ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। क्यों? एक बात बताओ, ह्यूमन रिसोर्स एज ए मेन कैपिटल क्यों? क्योंकि ह्यूमन को आप एज ए रिसोर्स यूज करोगे ना, तो वो क्या करेगा और जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, सारा चीज़ जनरेट करेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो फिर वो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस में साथ दे सकते हैं। जैसे एजुकेशन और हेल्थ है, तो एजुकेशन और हेल्थ क्या करता है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में काम करता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन रहेगा तो एक इंसान अच्छे से सोच पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा, अपने फैमिली को चला पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे देश में लिया गया था प्लानिंग कमीशन के दौरान, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की बात की गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गरीबी थी, इतना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, पॉवर्टी थी, तो कहीं ना कहीं इसे सुधारने की बात साथ ही साथ की गई थी। सेकंड क्या, टू फॉर्मुलेट अ प्लान टू मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्स, कि हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें, या उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे थे कि हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, चाहे अंडरग्राउंड मटेरियल हो या कुछ भी हो, जो भी रिसोर्सेज हमारी कंट्री की थी। थर्ड वन क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी दी गई, ऑन द प्लान शुड बी कैरिड आउट एंड प्रपोज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, एलोकेशन किया जाता था कि आपको इतना रिसोर्स मिलेगा फॉर ड्यू द कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज, की हर स्टेज में, जैसे पहला स्टेज में क्या कि हाँ आपको यहाँ से यहाँ तक रोड ठीक करना है, यहाँ से यहाँ तक रोड ठीक करना है। तो कोई स्टेट्स को अगर दिया गया तो ये प्रॉपर असेसमेंट होता था कि यहाँ से यहाँ अगर आपने 100 किलोमीटर का रोड बनाया तो इसमें क्या क्या लगा है, उसके बाद 100 किलोमीटर अलग से बनता था। तो कहीं ना कहीं क्या कि छोटे छोटे स्टेज पर असेसमेंट किया जाता था क्या कि आप लोगों को जो मटेरियल लग रहा है या जो भी एलोकेशन किया गया है रिसोर्स का, कैपिटल का, वो आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चौथा क्या, टू इंडिकेट द फैक्टर दैट टेंस टू रिटार्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की इंडिकेटर बहुत सारे दिए गए हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अच्छे से वो साथ दे सके। दे कैन इवन बी अ
given out in response to some specific problems referred to the commission by the central or the state। बहुत सारे प्रॉब्लम भी डिस्कस होती थी कि चलो भाई देखते हैं कि अगर ये प्लान हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा तो इसमें क्या प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को सुधार के आगे कैसे बढ़ा जाए। क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, गलती तो बहुत लोग करता है, ठीक है, लेकिन उस गलती को सुधार कर जो आगे चलता है वही कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की राह पर चलता है। तो एक कहीं ना कहीं ये फंक्शन था जो कि प्लानिंग कमीशन जब फॉर्मुलेट हुआ था तो कहीं ना कहीं 1950 में, तो ये फंक्शंस उसमें डाले गए थे ताकि एक कहीं ना कहीं कोर फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा व्हाट इज़ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को क्यों लाया गया, किन्होंने लाया, किन्होंने सेटअप करा कमेटी को और कैसे आगे फॉर्मुलेट हुआ। ठीक है, अब जान लेते हैं क्या थोड़ा सा और इसके बारे में। 5 ईयर प्लान जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी। 5 ईयर प्लान आज सेंट्रलाइज एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के सारे इकोनॉमिक प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया गया। सेंट्रलाइज मतलब ऊपर सेंटर प्लान बनाता था और नीचे जो सारे स्टेट्स थे उन पर इम्प्लीमेंट किया जाता था। जिन भी स्टेट्स को ज़्यादा ज़रूरत है या कम ज़रूरत है उसके हिसाब से, नीड के हिसाब से फिर इन लोगों को एलोकेशन किया जाता था, एलोकेट किया जाता था रिसोर्स को। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे हिस्ट्री में जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साथ दिया था। जोसेफ स्टालिन इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो जोसेफ स्टालिन था उन्होंने 1928 में सोवियत यूनियन सबसे पहली बार जो 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया था। सोवियत यूनियन कौन, आज के रशिया को बोलते हैं। तो सोवियत यूनियन, रशिया एक पहला कंट्री था, ये सोवियत यूनियन एक देश था जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट करा था। वो इम्प्लीमेंट किसने करा था, जोसेफ स्टालिन ने 5 ईयर प्लान को। तो हमारे देश में भी कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया कि 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए प्लानिंग कमीशन के थ्रू, क्योंकि 5 ईयर प्लान 5 साल का एक प्रोग्राम तैयार किया जाता था और वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा तैयार किया जाता था। ठीक है, मोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स एंड सेवरल कैपिटलिस्ट कंट्री सब्सिक्वेंटली हैव अडॉप्टेड देम। और बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्री या कम्युनिस्ट स्टेट या सेवरल जो कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे यूएसए, उनमें भी कहीं ना कहीं ये फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान या इसके आधार पर वो लोग भी अपने कंट्री को डेवलपमेंट या अपने कंट्री के डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फोकस किए थे। तो इंडिया लॉन्च द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च करा था। इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू इसके मेन कल्प्रिट थे। कल्प्रिट इन द सेंस क्या कि ये इनको लाने में, जो प्लानिंग कमीशन को लाने में इन्होंने बहुत ही हेल्प करी थी। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा एक ढांचा तैयार किया गया था तो जो कि हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत काम आया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे आगे कि जो प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग में कब बदला, कैसे बदला। तो पहले हम लोग एक बार हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री जान लेते हैं जल्दी से। हिस्ट्री क्या था, इन मई 29th of May 2014 independent evaluation of office submitted an assessment report to the Prime Minister नरेंद्र मोदी को जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तब क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस बनाया गया पीएमओ के द्वारा और उन्होंने असेसमेंट करा क्या प्लानिंग कमीशन ठीक है या क्या इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। विथ अ रिकमेंडेशन टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विथ अ कंट्रोल कमीशन। कहीं ना कहीं क्या बोला गया उनके द्वारा कि कंट्रोल कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन उसे अब कंट्रोल कमीशन कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि वो सबमिट किया गया जो भी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया था। ऑन 13 अगस्त 2014 द यूनियन कैबिनेट स्क्रैप द प्लानिंग कमीशन, कि जो 13 अगस्त 2014 में, तो 13 अगस्त 2014 में क्या किया गया, स्क्रैप किया गया ना, स्क्रैप किया गया मतलब उसे नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, मतलब उसे ख़त्म कर दिया गया। टू रिप्लेस विथ डाइल्यूट वर्जन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे डाइल्यूट कर दिया। फिर ऑन 1 जनवरी 2015 की एक साल के बाद नहीं बोलेंगे, ये मतलब 5-6 महीने के बाद कैबिनेट रिजोल्यूशन वाज पास टू रिप्लेस, एक कैबिनेट रिजोल्यूशन पास किया गया असेंबली में ताकि ये एक नया बॉडी फॉर्म किया जा सके, प्लानिंग कमीशन विथ अ न्यूली फॉर्म नीति आयोग, और नीति आयोग से इसे ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
क्या कि हमारे देश को, हमारे इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो हमारे इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में काम आए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस को और ऊंचाई तक ले जाए, कैसे हमारे जीडीपी को कैसे डेवलप किया जाए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट कैसे उस पर काम किया जाए। तो ये सब कहीं ना कहीं एक किया गया 1 जनवरी 2015 में। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग, और उसी दिन 1 जनवरी 2015 को अनाउंस कर दिया क्या कि जो 2015 में कि नीति आयोग का फॉर्मेशन हो चुका है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग वॉज चेयर बाई, और मैंने बताया कि जो प्लानिंग कमीशन के भी हेड कौन किया करते थे, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली रिपोर्ट किया करता था। कोई भी जो भी प्लानिंग कमीशन के जितने भी मेंबर्स रहते थे वो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते थे, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को। तो फर्स्ट मीटिंग ली गई नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन 8 फरवरी 2015, 8 फरवरी 2015 को कहीं ना कहीं क्या कि उनके द्वारा मीटिंग ली गई, प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द नीति आयोग थे। द न्यूली नीति आयोग फॉर्म्ड टू बेटर रिप्रेजेंट द प्रेजेंट नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। किसे प्रेजेंट नीड्स के हिसाब से देखा गया, क्योंकि एक मैं बताऊंगा अभी कि कैसे नीति आयोग काम करता है, तो वो एक छोटा सा मैं बताता हूँ। चलिए, देखो नीति आयोग कैसे काम करता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, ऊपर एक सेंट्रल बॉडी था, वो नीचे स्टेट्स को अपने से प्लान बना के ये प्लान बनाता था सेंट्रली, और नीचे प्लान को डिस्ट्रीब्यूट करता था। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे वो सारा कैपिटल कैसे दिया जाए, वो डिस्ट्रीब्यूशन करता था। ठीक है, लेकिन जो नीति आयोग है, नीति आयोग क्या करता है, नीति आयोग ऊपर है। ठीक है, नीति आयोग क्या करता था, नीचे सारे जितने भी स्टेट्स हैं ना, उनसे ये पूछता था कि आपको क्या नीड है। जैसे स्टेट 1 ने पूछा क्या कि मुझे एजुकेशन पे चाहिए इतना, इसने बोला क्या, स्टेट 2 ने बोला कि हमें एम्प्लॉयमेंट की कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की किस तरीके से हेल्प किया जाए ताकि हम स्टेट्स में और एम्प्लॉयमेंट ला सकें, फैक्ट्री कैसे लगा सकें। स्टेट 3 ने कुछ और प्रॉब्लम बोला, स्टेट 4 ने कुछ और प्रॉब्लम बोला, स्टेट 5 ने कुछ और प्रॉब्लम बोला, स्टेट 6 ने कुछ और प्रॉब्लम बोला। तो ये क्या कि ग्राउंड लेवल पर लाने की बात की गई, क्या कि हम लोग नीचे से प्लान पूछेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले क्या सोचेंगे कि हाँ भाई यहाँ ये है तो ये है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं पता चल पाती थी प्लानिंग कमीशन से। लेकिन नीति आयोग क्या, नीचे सारे स्टेट से पूछा जाता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस प्रोग्राम पर आप लोग ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। फिर वो रिपोर्ट पीएम मोदी या नीति आयोग के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास जाता है, जो हेड मेंबर्स हैं, जो पीएम मोदी के साथ काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब एक प्लानिंग लाएं नीचे से, और उस प्लानिंग को फिर यहाँ पर क्या एनालाइज किया जाता था, और किनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो फिर यहाँ से डिसाइड किया जाता था। इसका मतलब क्या कि हम पहले प्रॉब्लम को सुना गया यहाँ से, और वहाँ क्या किया जाता था, पहले प्रॉब्लम इनके द्वारा डिसाइड किया जाता था कि आपके स्टेट में ये प्रॉब्लम है, आपके स्टेट में ये प्रॉब्लम है, वो प्लानिंग कमीशन था। लेकिन नीति आयोग में जस्ट इसे उल्टा कर दिया गया, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब बॉटम टू टॉप के लेवल की एक कहीं ना कहीं प्लानिंग तैयार की गई। तो बॉटम अप अप्रोच लगाया गया था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब होता है कि स्टेट्स को कैसे साथ में लेकर चला जाए, या सभी को साथ में कैसे किस तरीके से लेकर चला जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो एक मेन फैक्टर था, जो प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करने की बात की गई और नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ। तो आई होप सो यहाँ आप लोगों को क्लियर हुआ क्यों नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था। फॉर्म किया गया था 15 मार्च 1950 को, डिसॉल्व किया गया था, डिसॉल्व मतलब स्क्रैप किया गया था। स्क्रैप्ड कब किया गया था, स्क्रैप्ड किया गया था 13 अगस्त 2014 को। इस सुपरसीडिंग एजेंसी कौन है, नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। योजना भवन इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये पेरेंट एजेंसी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, जो हमारी पॉलिसी को किस तरीके से कौन स्टेट क्या पॉलिसी लाना चाहता है उसके हिसाब से ये पॉलिसी बनाती, और नीचे फिर कैपिटल उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोवाइड करती। और एक और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG 2030 तक अचीव करने की बात की गई है। हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं पूरा एक किस तरीके से पहले
एक मिलेनियम प्लान था, अब उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया। तो कहीं ना कहीं ये 15 साल के लिए ये 2030 तक लाया गया था। इसीलिए ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किस हिसाब से 2030 तक हम लोग उसको अचीव कर पाएँ, और वो बॉटम टू टॉप अप्रोच से ही हासिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो नीचे वाला जो स्टेट्स होता है या कोई भी नीचे नीचे जो बॉडी होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हमें किस चीज़ की नीड है, और अगर इनके नीड के अनुसार अगर प्लान को तैयार करके इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक बहुत बड़ी बात होती है। नीति आयोग काउंसिल comprised of all the chief minister, state chief minister, and with the chief minister of Delhi, Pondicherry, lieutenant governor of all union territories, and vice chairman nominated by the प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेटेड किया जाता था वाइस चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं सब इनके कहीं ना कहीं मेंबर हैं, जो कि साथ में, क्यों? क्योंकि एक स्टेट्स के हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं, और सीएम ही बताएंगे ना कि किस तरीके से सीएम फिर वो अपने नीचे वाले पार्ट से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं या उनसे लेते थे, जो भी उनका एमएलए है उनके एमएलए के बोलने के बाद वो अपनी पॉलिसी को पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके जाके फिर वो नीति आयोग मतलब पीएम के पास वो सबमिट करते थे, या पीएम जो भी कमेटी है उनमें सबमिट करते थे, फिर जाके वो फॉर्मुलेशन प्लान होता था, और फिर उसी तरीके से इनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसके कौन थे? काउंसिल मेंबर्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, और दिल्ली के सीएम, पौंडीचेरी के, और जितने भी यूनियन गवर्नर हैं जो यूनियन टेरिटरी के, वो भी इसके मेंबर हैं। तो इट्स इनिशिएटिव इंक्लूड्स 15 रोड मैप, 7 ईयर्स विजन स्ट्रैटेजी, और वो 7 साल और एक 8 साल पर विजन स्ट्रैटेजी बनाया गया कि 7 साल में हम लोग फिर से रिव्यू करेंगे, और एक और बात कि 3-3 साल में रिव्यू करने की बात की गई हर एक प्लान को। तो कहीं ना कहीं एक 7 साल का प्लान और एक 8 साल का प्लान, तो टोटल मिला के कितना 15 साल का प्लान फॉर्मुलेट किया गया। और ये किस हिसाब से? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, एसडीजी जो हमने बात करी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी साथ में एक दिया गया। तो इसके तहत क्या क्या इनिशिएटिव इसमें डिनोट किया गया वो एक बारी हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। तो इसमें अमृत योजना को सबसे बड़ी एक कहीं ना कहीं तवज्जो दी गई। तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब क्या कि अर्बन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, अच्छे तरीके से कैसे डेवलप किया जाए, स्मार्ट सिटी कैसे क्रिएट किया जाए, जैसे देहरादून स्मार्ट सिटी या जितने भी सारे इंदौर स्मार्ट सिटी, तो सारे को डेवलप कैसे किया गया, तो वो अमृत योजना के तहत डेवलपमेंट की बात की गई नीति आयोग के तहत। फिर डिजिटल इंडिया कैसे कर सकते हैं हम लोग अपने जो ट्रांजैक्शन को उसको डिजिटली ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को बैंक ना जाना पड़े, ज़्यादा लाइन में लगना ना पड़े, हम लोग डिजिटली उसको कर सकते हैं। फिर अटल इनोवेशन योजना की इनोवेट कैसे कर सकते हैं हम लोग अपने प्लान को। फिर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म की, मेडिकल में एजुकेशन को किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं। फिर 5वां क्या है? एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो मॉडल लैंड लीज कैसे किया जा सके, मतलब लैंड को लीज पर कैसे दिया जाए, जो 100 साल 99 साल को, ताकि वो जो भी सेक्टर अच्छे से काम करना चाहता है वो उस लैंड को यूज किया जा सके। रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और जो APMC जो अभी हाल फिलहाल में आया था, APMC एक्ट आया था, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो MSP वाला एक्ट है उसको कैसे अच्छे से रिनोवेट किया जा सके। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, देखो इसी के तहत ना नीति आयोग ने ये कहीं ना कहीं उसी वक्त 2015 में ही बता दिया था कि हम लोग कहीं ना कहीं लाने वाले हैं। ये तो अभी आया ना, अभी आया 2019 में आया, लेकिन ये 2015 में ही बता दिया गया था कहीं ना कहीं, क्या कि हम किस तरीके से काम करेंगे। या 2020 में ये आया, 2019 में नहीं 2020 में आया। तो 2015 में ही बता दिया गया था कि हम लोग रिफॉर्म करेंगे, तो रिफॉर्म किया गया। फिलहाल तो इसे स्क्रैप कर लिया गया, जो हमारा जो एग्रीकल्चर वाला जितने भी लॉ थे, एग्रीकल्चर लॉ, उसको वापस कर लिया गया, किसान बिल। तो कहीं ना कहीं अब तो ये स्क्रैप हो गया। अब देखो किस तरीके से गवर्नमेंट फिर नया बिल लाती है। और वो इस पर भी बात की गई थी कि फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म कैसे किया जाए ताकि सारे स्टेट्स की डेवलपमेंट को साथ में लेकर चला जाए। इंडिसेस मेजरिंग स्टेट्स परफॉर्मेंस ऑन हेल्थ, कि हम लोग पूरा एक रिपोर्ट तैयार करेंगे किस तरीके से स्टेट का हेल्थ पर एक कहीं ना कहीं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है एक स्टेट्स, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। एजुकेशन एंड वाटर मैनेजमेंट कैसे, हमारा देखो अभी लगभग सारे स्टेट्स में
सारे स्टेट्स में नहीं, मेजॉरिटी ऑफ 80% जितने भी स्टेट्स हैं उनमें क्या अंडरग्राउंड जो वाटर है वो बहुत नीचे चला गया है, तो हम लोगों को फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किस तरीके से उसको भी लेके चला जाए, वो नीति आयोग में बात की गई। सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, कि जो सेंटर जो प्लान बना के देता है या सेंटर के प्लान में किस तरीके से स्टेट भागीदारी दे, ताकि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब संघवाद का ढांचा जो है वो बना रहे। ठीक है, तो इस पर भी बात की गई। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, देखो स्वच्छ भारत अभियान बहुत फेमस हुआ है और कहीं ना कहीं पहले से हमारा कंट्री आज थोड़ा बहुत तो साफ़ ही है ज़्यादा, तो स्वच्छ भारत अभियान पर ज़्यादा तवज्जो दिया गया और इसके तहत कहीं ना कहीं सारे चीफ मिनिस्टर को साथ में लाने की बात की गई। फिर चीफ मिनिस्टर ना स्किल डेवलपमेंट की, कैसे स्किल प्रोवाइड किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सके, सारे जो भी यूथ पॉपुलेशन है, हालांकि उतने लेवल पर ये नहीं काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आई होप सो कि हमारी जो भी गवर्नमेंट आएंगी वो अच्छे से इसको रेगुलेट कर पाएंगे। फिर टास्क फोर्स बनाया गया एग्रीकल्चर पर, हमें पोवर्टी को कैसे ख़त्म करना है और एग्रीकल्चर सेक्टर पर कैसे, और लास्टली क्या है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, इसकी भी बात की गई। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को क्या कि 15 ईयर्स जो रोड मैप है वो किस किस आधार पर या इसी आधार पर ये सारे पॉइंट्स हैं, 12-15 पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट पर कहीं ना कहीं टिका हुआ है नीति आयोग, और नीति आयोग इसी पर काम करने की बात करती है। ठीक है, एक बार चलिए फटाफट एक बारी हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि नीति आयोग का क्या है। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन पहले था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे करता है, न्यू दिल्ली इसका योजना भवन हेडक्वार्टर है। अभी 2020 और 21 के लिए इस पर कितना फंड एलोकेट किया गया था एनुअल बजट में, 339.65 करोड़, जो $48 मिलियन प्लस था, ताकि, और ये इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन इसको इम्प्लीमेंट करता है। नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार, अमिताभ कांत कौन है, सीईओ चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर। तो ये 3 हैं जो इस एजेंसी को हेड कर रहे हैं, एजेंसी इन द सेंस इस गवर्नमेंट एजेंसी को हेड कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार वाइस चेयरमैन। एक बारी आप कभी भी एग्जाम देने जाओ तो रीचेक जरूर कर लेना कि प्रेजेंटली कौन है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। एक ये बात तो फिक्स है कि ये चेयरपर्सन चेंज नहीं होंगे, तो ये दोनों चेंज हो सकते हैं। फिलहाल तो ये चेंज नहीं है, फिलहाल राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन हैं और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर हैं। आई थिंक सो प्लानिंग कमीशन कैसे आया हमारे देश में, या फिर किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करके नीति आयोग बनाया गया, ताकि नीति आयोग एक क्या कि ऊपर प्लान बनाता था, नीचे इम्प्लीमेंट करता था। ठीक है, अब क्या नीचे जो प्लान है ऊपर कहीं ना कहीं ये प्लान बनता था, नीचे से प्लान पूछकर और फिर इम्प्लीमेंट किया जाता था। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रोसेस लगा। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग ये भी बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में। अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे 5 ईयर प्लान हमारे कंट्री में काम किया, और उसको हिस्टोरिकली जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन से या नीति आयोग से दोनों मिलाकर बन ही जाता है, और ये इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो भी एग्ज़ाम आप लोग तैयारी कर रहे हो। चलिए ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप सो इसी तरीके से आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा और आप लोग सपोर्ट करते रहें। बाय।